चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेरिएबल बैलेंसिंग। वेरिएबल बैलेंसिंग बैलेंसिंग का मीनिंग पढ़ लिया था। अब एक नया टर्म है, वेरिएबल बैलेंसिंग। वेरिएबल बैलेंसिंग सर, बैलेंसिंग का मीनिंग तो पता है, वेरिएबल का बता दो, फिर तो हम खुद गेस कर ही लेंगे कि वेरिएबल बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है, कंबाइन करके दोनों के मीनिंग को। तो वेरिएबल मतलब होता है, दो वर्ड से क्यों ना ये वेरी और एबल, यानी कोई चीज़ जो एबल हो वेरी करने की, कोई चीज़ जो वेरी करने की एबल हो, यानी जो चीज़ चेंज होती रहती है, जो चीज़ चेंज होती रहती है। वेरी मतलब को चेंज होना, तो जो चेंज होती रहती है उससे बोलते हैं वेरिएबल। उससे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो उसका क्या बैलेंस भी चेंज होती रहती है क्या? ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा बैलेंस होती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बैलेंस ही बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बैलेंस ही बोलेंगे। तो लिखा हुआ है आगे, सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मतलब शो करना, शो करना। सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, मोर देन वन वैलेंसी। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं? वो शो कर रहे हैं वेरिएबल वैलेंसी, बहुत सारी वैलेंसी शो कर रहे हैं। सर रीजंस क्या क्या है इनके? इतनी सारी वैलेंसीज के रीजन क्या है? तो जरा पढ़ो आगे। An atom of an element can sometimes lose more electrons than, वो कह रहा है there is a loss of electrons from the penultimate cell to। अब कुछ और आ गया। वो कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एटम ना जितने उसके पास हैं, जितने उसके पास हैं वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस सेल में है, वो उससे ज़्यादा कभी कभी लूज कर देता है, कभी कभी लॉस कर देता है। सर वो कैसे? कभी कभी कैसे? ऐसा कैसे? जितने उससे ज़्यादा कैसे कर देगा? अरे वैलेंस सेल में वो तो खर्च उसने दे दिए, साथ का एक दूसरा सेल होता है, पेन अल्टीमेट सेल। तो वो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज लॉस कर देता है, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है ना। जिस वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मली तो जानी चाहिए, नॉर्मली जितने वो उनको एग्जिबिट करनी चाहिए, नॉर्मली जितने उसको लॉस करनी चाहिए, वो उससे ज़्यादा कर गया, तो ज़्यादा करके नॉर्मल वेरिएबल बन गया, तो ये क्या बन गया? वेरिएबल बन गया, यानी चेंज हो गया ना उसकी चीज़। बेसिकली सिंपल वैल्यू का मतलब क्या था? जितने उसके वैलेंस सेल में है उतने वो करे, वो ये गया, तो ये वेरी करके नहीं करके उसका रूल। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस तरह से हम बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट हम वेरिएबल बैलेंसिंग सिखा रहे हैं। क्या सर ये सारे एलिमेंट करते हैं? ऐसा नहीं, कुछ एलिमेंट्स ही करते हैं, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ही हैं जो ऐसा करते हैं। इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट पॉजिटिव बैलेंसेस, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है जो दो तरह की अलग अलग पॉजिटिव बैलेंसेस निकालते हैं, तो हम कैसा सफिक्स यूज करते हैं? ओ एस फॉर द लोअर वैलेंसी एंड द सफिक्स आई सी फॉर द हायर वैलेंसी, ठीक है। अब हम दो वैलेंसी एग्जीक्यूट की, एक की वैल्यू ज़्यादा है, एक की वैल्यू कम है, तो जिसकी वैल्यू कम है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओ यू एस, जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं? आई सी। मॉडर्न केमिस्ट्स यूज रोमन न्यूमरल्स इन प्लेस ऑफ दिस ट्रिवियल नेम्स। छोटे छोटे तुच्छ एकदम। वो कह रहा है आज की केमिस्ट्री देखी है, तो वहाँ पे हम ये आईसी वगैरह यूएस वगैरह यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? रोमन नंबर्स यूज करते हैं, करते हैं करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है स्टेनस क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? SnCl2। तो उसको आंसर पे लिखा जाता है 10, उसका कोई ओ यू एस या आईसी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? रोमन नंबर लिखा हुआ 2, टिन क्लोराइड, टिन टू क्लोराइड, ठीक है। एंड SnO4 को क्या लिख देंगे? वो स्टैनिक क्लोराइड को टिन 4 क्लोराइड। यानी कि जो ये वैलेंसी थी उस वैलेंसी को वो कैसे लिख रहे हैं? रोमन नंबर्स में। जो ये वैलेंसी थी उस वैलेंसी को कैसे लिख रहे हैं? रोमन नंबर में लिख रहे हैं। वो कोई ओ यू एस आई सी नहीं लिख रहे, ओ यू एस कोई आई सी वगैरह नहीं लिख रहे, बल्कि आप ओ यू एस लिख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
लिखना क्या सही था, ओ यू एस, लिखना क्या था, ओ यू एस, लिखना क्या सही था, आई सी। पर वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो रोमन नंबर यूज़ कर रहे हैं, रोमन नंबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स जो कुछ लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर और सो वेरिएबल वैलेंस, वो कह रहे हैं कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, जरूरी मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो वेरिएबल वैलेंस से एग्जिबिट करते हैं। सर क्या क्या नाम है उनके, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, सल्फर हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल वैलेंस होते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है। लाइक नॉन मेटल्स लाइक, कहाँ गया, नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस एग्जिबिट वैलेंसी ऑफ 3 and 5 फाइल, सल्फर एग्जिबिट वैलेंसी ऑफ 2 4 and 6। वो कह रहे हैं नाइट्रोजन फास्फोरस हुए, उनकी वैलेंसी क्या होती है 3 5, जबकि सल्फर की जो होती है वो क्या होती है 2 4 6, यानी कितनी ज़्यादा है, वेरी कर। तभी कुछ और मॉडर्न नाम बता रहा है कि कुछ और मेटल्स हैं जिनकी वेरिएंसी कुछ ज़्यादा होती है। तो आयरन है, आयरन की अगर वैलेंसी 2 होगी तो उसको फेरस बोला जाएगा, 3 होगी तो फेरिक बोला जाएगा। सर फेरिक और फेरस क्यों, अरे भी हमने पढ़ा था ना, वैलेंसी कम है तो यूएस लगाते हैं, वैलेंसी ज़्यादा है तो हम आईसी लगाते हैं। ठीक है। कॉपर है, एक है, यहाँ पे 2 है, तो जिसमें कम है वहाँ पे ओ यू एस लगे, कॉपरस लगे, ये कॉपरिक हो गया। ठीक है, तो आयरन हुए, कॉपर हुए, मरकर हुए, लीड लेड हुई, टिन हुई, ये होते हैं। ठीक है, इनके नाम बता दिए हैं। वेरिएबल से छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ इस चैप्टर में, पर हम इस चैप्टर में भी करेंगे। पता नहीं आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं देखी, तो पूरा मैं एज्यूम नहीं करूँगा कि आपने देख रखी है, मैं बता दूंगा यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट होता है उसके अंदर एटम्स होते हैं जो कि अगर कंबाइन करते हैं तो फॉर्म अ मॉलिक्यूल, फिर वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो वो कह रहा है आपको एलिमेंट किन किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, क्या इसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, हाँ इसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है अगर आप वहाँ पे उनके सिंबल्स लिख दो तो इन्हीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। इन्हीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज केमिकल फॉर्मूला, हाँ केमिस्ट्री में यूज होता है इसलिए केमिकल फॉर्मूला। एम्प्लॉयज सिंबल्स, एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे यूज करने से, एम्प्लॉय सिंबल जो क्या यूज करता है, सिंबल्स यूज करता है टू डिनोट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल या फिर किसी कंपाउंड को डिनोट करने के लिए। ठीक है। A molecule of an element may contain one or more atoms. A molecule may, a molecule of an element. A molecule of an element may contain one or more atoms of it. वो कह रहा है एक मॉलिक्यूल ना अपने अंदर एक या एक से ज़्यादा एटम्स रख सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोराइन, हेरो, ब्रोमाइन, आयोडीन कंटेन्स टू एटम्स एंड आर रिटन एज हाइड्रोजन H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2। तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दो दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो दो हैं, तो रख सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। इन केस ऑफ कंपाउंड, इन केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, दो तरह के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। जब दो अलग अलग तरीके के एटम्स मिलते हैं, जब दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। और सिमिलर टाइप के मिलते हैं तो उसको कंपाउंड नहीं बोलते हैं, उसको सिंपल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। और जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे एच एस के दो मिले तो एच टू बन गया, यहाँ पे ओ के दो मिले तो ओ टू बन गया। देखिए यहाँ पे देखें तो एन एच फोर अलग है, सी एल अलग है, तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीका के, दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो ये बन गया कंपाउंड। तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, इस पूरे को क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। तो लिखो क्या लिखो, तो क्या पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। In case of a compound, the molecule containing different atoms united in a certain situation is represented by placing symbols of the elements present in it side by side, indicating the numbers written in the subscript। ठीक है। तो वो कह रहा है एक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो यूनाइटेड हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं एक सर्टेन रेशो में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, है ना, उन एलिमेंट्स के सिंबल से साइड बाय साइड,
इंडिकेटिंग द नंबर, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर देते, लिख देते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। दस NH4Cl, तो अब वो कह रहा है इसी तरह से एक NH4Cl नाम का कंपाउंड है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर वन मॉलिक्यूल तो अमोनियम का है, NH4 बोलते हैं, NH है ना, वन सॉरी पूरा बता रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड है ना, ये क्या है, एक अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है जिसके अंदर क्या है, वन एटम है नाइट्रोजन का, फोर एटम्स है हाइड्रोजन के, वन एटम है क्लोरीन का। ठीक है, तो ये बता रहा है सारी चीज़ें। फिर Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये आपको नाम थोड़ा बहुत याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे NH4Cl का क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। Na2CO3 का सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट सॉरी। H2 का तो पता ही होगा, वाटर है ना। अब 2 लग गया तो दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब Na2CO3 क्या बताता है, पहले तो बता रहा है कि Na2CO3 किसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। फिर वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट किससे बना हुआ है, तो कह रहा है इट कंटेन्स टू एटम्स ऑफ सोडियम, दो एटम्स ऑफ सोडियम के, Na मतलब सोडियम, और तीन एटम्स के, और एक एटम किसका, कार्बन का, और तीन एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। फिर 2H2 के रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसका अलग क्या है, डिहाइड्रोजन ऑक्साइड है, इस मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम। सर डिहाइड्रोजन कैसे बन गया, ये आपको पता था, जब भी कोई कहीं पे डी का मतलब टू होता है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या है, दो तो हैं, यहाँ पे S2 से पहले टू लग गया, यानी हर तरह के एलिमेंट्स क्या हो गए, डबल हो गए ऑलरेडी, क्या हो गया, डबल हो गया, तो डबल हो गए तो ये क्या बन गया, डी हाइड्रोजन। वैसे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, अब डबल पावर हो गई तो डी हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। इस मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। Thus, looking at the formula, we understand the ratio in which the different atoms are united to form the molecule. कुछ नाम का नहीं है, आगे देखो जरा। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, वो क्या फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस तो बताओ। ये सब तो इसके इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको चैप्टर बताई थी, अब वो यहाँ पे जरा समझो जरा। सिग्निफिकेंस, ठीक है, सब फॉर्मूला वगैरह है, इतनी सारी चीज़ें अच्छी बात है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या होता है इनसे, ये बताओ जरा, ये जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं। तो अगर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस, अब क्वांटिटी के टर्म्स में देखें तो इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, लाइक इट रिप्रेजेंट्स बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। सर ये मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल डला हुआ है, और मॉलिक्यूल का मास भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अगर कंपाउंड के अंदर रहता है वो। द रेस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये भी बताता है, वो कितने नंबर ऑफ क्या है, डिफरेंट एटम्स है सॉरी उसके मॉलिक्यूल के अंदर, ये वो भी बताता है, जो 4 3 लिखा होता है ना, वो भी बताता है। द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ये भी आप नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में आना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, द फॉर्मूला CO2 मींस दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चल गया, उससे नाम पता चल गया आपको मॉलिक्यूल का। इस मॉलिक्यूल कंटेन वन कार्बन, एक कार्बन एटम होगा जॉइंट बाय केमिकल बॉन्ड विद टू ऑक्सीजन एटम्स, ये भी आपको पता चल गया कितने कितने डिफरेंट एटम्स हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अब ये आपको थोड़ा मास वगैरह वाला समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको बारे में बताया था, इसके लिए मैं वो टेबल देनी चाहिए, इसके हम सीखते हैं ये, है ना। गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एक रफली मैंने बस आपको चैप्टर में बताया था, तो आप उस चैप्टर की स्टार्टिंग 15 मिनट पढ़ लेना, आपको समझ में आए तो ठीक है, पर आपको सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए नहीं समझा रहा मैं अभी, है। लास्ट वाला पॉइंट क्या है इसका, रेस्पेक्टिव मास का मतलब, है ना, रेशो में क्या मतलब है इसका, कोई काम का नहीं है। रेडिकल्स की हमारी बात हुई थी स्टार्टिंग में, एक दो तीन चार, अभी चैप्टर काफी बड़ा है, करते हैं। रेडिकल्स, पीछे भी इसका एक और जिक्र हुआ था, मैंने कहा था रेडिकल्स अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है बेसिकली पढ़ना है रेडिकल्स, मतलब क्या वही मॉलिक्यूल से मैटर से अलग है क्या, नहीं, उन्हीं से मिलता जुलता है। द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, तो कह रहे हैं अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट से मिलकर बना होता है, ऑब्वियसली तभी तो वो कंपाउंड है, तो उसमें अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है।
एंड दीज पार्ट्स, अब ये समझो, दीज पार्ट्स सेपरेटली, इन्हीं को सेपरेटली हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। इन्हीं को सेपरेटली हम क्या बोलते हैं रेडिकल। एग्जाम्पल सर, मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एक पोटेशियम क्लोराइड है, एक क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग, पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग अलग पढ़ो उसको, तो पोटेशियम अलग रेडिकल हो गया, क्लोराइड एक अदर रेडिकल हो गया। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट अगर देखा तो मैग्नीशियम अलग है, अलग रेडिकल है, सल्फेट एक अलग रेडिकल है, ठीक है। तो रेडिकल कोई नहीं, a radical is an atom, a radical is an atom or a group of atoms, ठीक है, of the same or different element that behaves as a single unit with a positive or negative charge। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ी सी इन्होंने मीनिंग चेंज कर दी समझाते समझाते, थोड़ा एडवांस ला रहे हैं आपको। वो कह रहा है रेडिकल मतलब क्या, एटम्स। सर एटम्स कहाँ से आ गए, जैसे मॉलिक्यूल बना था, अरे तो मॉलिक्यूल किससे बनता है, मॉलिक्यूल्स भी किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं ना। हाँ, तो भी कह रहे हैं रेडिकल क्या है, या तो कोई एटम हो सकता है सिंगल, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो रेडिकल क्या है, या तो सिंगल एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है ऑफ द सेम और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। सर हो सकता है वो सेम एलिमेंट की हो, या हो सकता है सर वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की हो, ठीक है, डेंट मैटर। लेकिन बिहेव कैसे करेंगे, तो सिंगल यूनिट, बिहेव कैसे करेंगे, सिंगल यूनिट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, है ना, और जिससे सिंगल यूनिट बिहेव करते हैं। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, डोंट मैटर, इन चीज़ों को बोलते हैं क्या, रेडिकल, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। चार्ज कुछ भी हो सकता है, चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। A radical is called simple radical। सर आप कब किसी रेडिकल को सिंपल रेडिकल कहोगे, when it is in atom only like sodium, जब उसके अंदर एक ही तरह के एटम हो, जब उसके अंदर एक ही तरह के एटम हो, जैसे सोडियम, ठीक है, एंड द मैग्नीशियम Mg केबल, ठीक है। कंपाउंड रेडिकल कब बोलोगे, जब उसके अंदर सिंगल टाइप के डिफरेंट टाइप्स के, कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के क्या हो, एटम्स हो, जैसे एसओ, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एक सब्सटेंस उन्होंने दिया हुआ है। इट इज नोन एज कंपाउंड रेडिकल व्हेन इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स, जैसे पॉलीएटॉमिक लाइक सल्फेट हो गया। पॉलीएटॉमिक मतलब क्या, वो बता रहे हैं जिसके अंदर दूसरे ज़्यादा क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक। तो क्या, एक सल्फेट हो गया, सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला कहते हैं SO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स में से निकल रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ वन सल्फर एटम, जो एक सल्फर एटम से बना हुआ है, 4 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, तो इसके दो दो अलग अलग एटम्स आ गए, दो दो अलग अलग एटम्स आ गए, दो या दो से ज़्यादा से मिलकर बना हुआ है, तो उसका बोले कंपाउंड, और रेडिकल है तो कंपाउंड रेडिकल। नोट, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एन एस, एग्जाम नोट करो, एन एस विद बेस, एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, एक एसिड होता है तो रिएक्ट करता है अपने बेस के साथ, तो रिएक्ट करता है अपने बेस के साथ, इसलिए टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ये तो है ना, तो मतलब कह रहा है कि एसिड जो रिएक्ट करता है वो बेस करता है ताकि सॉल्ट थोड़ा जनरेट हो, थोड़ा वाटर जनरेट हो, किस प्रोसेस में, एक प्रोसेस जो न्यूट्रलाइजेशन उसके प्रोसेस के दौरान, है ना। इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड द पोटेशियम रेडिकल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। वो कह रहा है, अगर आप देखो पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात करते हो, आप पोटेशियम एक अलग रेडिकल है और एक क्लोराइड एक अलग रेडिकल है, तो कह रहे पोटेशियम रेडिकल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो ऑलरेडी किससे किससे मतलब वो है, कंट्रीब्यूटेड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ऑलरेडी इंक्लूडेड है। Therefore called a, and is therefore called a basic radical, while the chloride radical has been contributed by hydrochloric acid and is therefore termed as an acid radical। हाँ, वो क्या कह रहा है कि क्लोराइड जो क्लोराइड
क्लोराइड को तो अलग से कर देगा, उसको कोई बात ही नहीं होती, उसको कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल when a salt is dissolved in water, when a salt is dissolved in water, it splits up into the constituent radicals. अच्छा ठीक है। The basic radicals are found to carry a positive charge. In other terms, electropositive radicals are वो कह रहा है जब सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होगा, जब सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होगा और क्लोराइड होगा, ठीक है, and the potassium radical has been contributed by the base potassium hydroxide. इसमें से किसने पोटेशियम रेडिकल एक कंफर्म किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है, जो किसका लगता है दिखाई देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द बेसिक रेडिकल। इसको क्या कहा जाता है, रेडिकल, रेडिकल आ गया आपका, बेसिक रेडिकल कहा जाता है ना, बेसिक एसिड कहा जाता है ना। फिर आ रहा है देयरफॉर द टर्म रेडिकल रेडिकल, अब इसको एसिड रेडिकल भी बोलते हैं, यानी एक को बेसिक रेडिकल और एक को एसिड रेडिकल। When a salt is dissolved in water, when the salt is dissolved in water, it splits into constituent radicals. The basic radicals are found to carry positive charge and are termed as electropositive radicals of essence. Other part is an acidic radical and that carries a negative charge and are called electronegative radicals or anions. anions है ना, तो वो कह रहा है जब सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होती है, जब सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। द बेसिक रेडिकल्स आर फाउंड टू कैरी पॉजिटिव चार्ज, इनके बेसिक रेडिकल होता है, ठीक है, वो तो दिखाई देता है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और उनको हम क्या बोल देते हैं बाद में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स या फिर एटम्स, वो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कैसे जो भी वो प्रोनाउंस करना है। द अदर पार्ट इज एन एसिडिक रेडिकल, जो रिमेनिंग जो पार्ट हम उसको क्या बोल देते हैं, एसिडिक रेडिकल बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रेडिकल्स एंड अनियंस, और अनियंस है ना, अनियंस। Thus, in potassium chloride, potassium is an electropositive radical। इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम जो है क्लोराइड है, ये मेरे पास से पानी पीती है। अच्छा मैं भी क्या बोल रहा हूँ ना, एक एग्जांपल याद आ गया मेरे को, छोड़ो उसको, कोई काम का नहीं एग्जांपल, पानी वाला। Thus in potassium chloride, potassium is an electropositive radical and chloride is an electronegative radical। तो पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल है, तो कह रहा है पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है, और जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट में भी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है और सल्फेट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। अब वो लिस्ट दे रहा है, एक से बेसिक रेडिकल्स की और एसिड रेडिकल्स की टेबल दी हुई नीचे 1.4 1.5 में, है ना, ये 1.4 बेसिक रेडिकल दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव वाले 1.5 पे दिए हुए, एसिड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो उसके एसिड रेडिकल्स के सारे के हैं नेगेटिव, सारे के हैं नेगेटिव, नाम पढ़ लेना है ना आप एक बार। रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर, तो रेडिकल्स के अपने अलग कंबाइनिंग पावर होती है, इसको बोलते हैं वैलेंस, उनके अलग वैलेंस होते हैं अपने, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू दिस कंबाइनिंग पावर दे फॉर्म अ केमिकल फार्मूला, और इसी कंबाइनिंग पावर के सब केमिकल फार्मूला बना पाते हैं। For example, compounding ammonium carbonate. Ammonium is a basic radical with combining power 1, and carbonate is an acidic radical with combining power 2। अब इसका जो मीनिंग है आई थिंक आगे क्लियर नहीं करेंगे वो आपको इस लेवल पे, मैं देख लूँ एक बार। हाँ नहीं कर रहे ना, ये क्या है, पावर 1 पावर 2, अच्छा वो एक्सटर्नल बैलेंस में बताया गया है, तो एक्सटर्नल बैलेंस में जब आपको पढ़ाऊँ, वो कह रहे हैं कब, वो पता नहीं उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको अलग से, वो कह रहे हैं कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट लो, ठीक है, सर कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 ब्रैकेट में 2 और CO3। तो वो इसमें अमोनियम का जो है ना, अमोनियम का NH4 का, इस वेसिकल रेडिकल की जो कंपाउंडिंग पावर है ना, जो रेडिकल जो उसकी वैलेंसी वो 1 है, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, और जो कार्बोनेट की जो एसिड जो कार्बोनेट है, उसकी जो कंबाइनिंग पावर वो 2 है, जो कहाँ दिखाई दे रही है, जो यहाँ दिखाई दे रही है। अब थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूँ मैं भी, जो आपको एक्शन वाले टॉपिक में ध्यान आएगा,
तो रेडिकल जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी वो उल्टी लिखी जाती है। इसकी जो वैलेंसी होगी ना वो इसके साथ लिखी जाएगी, वो दूसरे के साथ लिखी जाएगी, और जो दूसरे की जो वैलेंसी होगी उसके साथ लिखी जाएगी, वो दूसरे के साथ लिखी जाएगी। तो वैलेंसी हमारी हमारे साथ नहीं लिखी जाती, वो दूसरे के साथ लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है ये अभी अलग कंसर्न है, कैसे लिखी जाती है वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज वाला, उसके अंदर देखा जाएगा। अगर एक्सचेंज के अंदर थोड़ी होगी तो देख लेंगे उसको भी, ठीक है, देख लेंगे। अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ये आप एक और टेबल घर पे पढ़ लेना, कुछ नहीं है, नाम ही बता रहा है कि कुछ पॉजिटिव आयंस हैं आपके, देख लो जरा उनको अमोनिया में। और ऐसे इसको उन्होंने और थोड़े पार्ट में डिवाइड कर डाला कि मोनो वाले सिंगल सिंगल वाले अलग, डाइवलेंट डबल डबल वाले अलग, डाइवलेंट तीन तीन वाले अलग, टेट्रा टेट्रा फोर फोर वाले अलग, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तो इनको अब नाम पढ़ लेना, इनके नाम जरूरी है, इनके नाम जरूरी है। नाम जरूरी क्यों, इनके ऊपर जरूर जल्दी से पूछ सकते हैं। एमसीक्यू वाला पैटर्न हो गया तो इनसे बहुत पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ब्रोमाइड क्या है, ब्रोमाइड सॉरी क्लोराइड क्या है ना, ब्लोराइड वो क्लोराइड क्या है, एसिड रेडिकल है या फिर बेसिक, तो आपसे पूछ सकते हैं। फिर मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है या टेट्रावेलेंट है, तो इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल रीड कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे।